देखिए अब हम करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो कि हम पिछले टॉपिक में भी मैं आपको बता के आ चुकी हूँ। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या है? रीवैल्यूएशन पुनर्मूल्यांकन, यानी कि जब एक नया पार्टनर्स फर्म में शामिल होता है तो वह यह है कैसे मान ले कि फर्म जो भी दिखा रखी है इन्होंने अपनी एसेट्स लायबिलिटीज, क्या ये सही है या हो सकता है कुछ गलत हो, बढ़ा चढ़ा के दिखा रखी हो। इसलिए जब नया पार्टनर शामिल होता है तो वो डिसाइड करते हैं कि फर्म को हम दोबारा से हर चीज को वैल्यूएट करेंगे, ठीक है, और दोबारा से नए सिरे से अपनी सारी एसेट्स और दायित्व की वैल्यू हम लिखेंगे। इसमें ये भी हो सकता है कि जो वैल्यू पहले लिखते हुए आ रहे थे हम, वो भी रह सकती है या फिर किसी वैल्यू में चेंज भी हो सकता है। तो इसलिए हम रीवैल्यूएट करते हैं अपने हर फर्म के हर एक आइटम को। तो रीवैल्यूएशन हमारा जैसा पिछले लास्ट थर्ड लेक्चर में, मतलब थर्ड लेसन में भी मैंने आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर कर रखा है, ठीक है। तो आप वहां से इस टॉपिक को एक बार उठा के फिर से देख लेना कि क्या था। मेनली मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि रीवैल्यूएशन क्या था हमारा, एक नॉमिनल अकाउंट की तरह ही था, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की तरह होता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं नॉमिनल नेचर का होता है। नॉमिनल नेचर के हिसाब से रीवैल्यूएशन अकाउंट्स के हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा इस तरह से बनेगा और हम इसके क्या करेंगे, डेबिट साइड में सारे क्या लिख देंगे, खर्चे या हानियां, यानी कि वो सारी चीज इसके डेबिट में लिखेंगे जिनकी वजह से फर्म को या तो हानि हो रही होगी, ठीक है, या फिर वो उसका खर्चा होगा, उसकी वैल्यू कम हो रही होगी, और जिनकी वजह से फर्म की वैल्यू बढ़ रही है, जिनकी वजह से लाभ हो रहे हैं, वो इस साइड हम क्रेडिट में लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए एसेट्स संपत्ति है, जब संपत्ति बढ़ेगी तो फर्म के लिए अच्छी बात है ना, उसके लाभ भी इंक्रीज होंगे, तो वो एक अच्छा पॉइंट है, पॉजिटिव है तो क्रेडिट। और जब संपत्ति घट गई यानी कि उसकी एसेट्स ही कम होते जा रही हैं तो वो डाउन में होते जा रही है, ठीक है, तो वो हम उसके डेबिट। अगर दायित्व बढ़ रहे हैं तो भी हम डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि फर्म जो है और उधार पैसा ले रही है लोगों से, ठीक है। दायित्व तभी बढ़ते हैं ना जब वह उधार पे सामान लेती है या बैंक से लोन लेता है, तो जितना ज्यादा हम बाहर वालों से लेंगे उतना ही हम नीचे दबते जाएंगे, तो हम डेबिट। और अगर हमारे दायित्व कम हो रहे हैं, हमारी लायबिलिटीज कम हो रही हैं, तो हमारा क्रेडिट में, क्योंकि हम लोगों की उधार उतारते जा रहे हैं। तो जिस व्यक्ति के सिर पर किसी की कोई उधारी नहीं होती उसकी पोजीशन हाई होती है, ठीक है, तो उससे भी उसको बेनिफिट होता है। या फिर अगर कोई ऐसी एसेट्स निकल के आ गई रिवैल्यूएशन के टाइम पे, कोई ऐसी एसेट्स निकल के आ गई जो थी ही नहीं कभी, ठीक है, या फिर हम भूल गए थे, उसको कहीं रिकॉर्ड ही नहीं कर रखी थी, तो देखिए वो एसेट्स हमें मिली है, ठीक है। जैसे हमने किसी व्यक्ति को पैसा दे दिया था और हम भूल गए, लिखना ही भूल गए, और अब उस व्यक्ति से वो पैसा हमें मिला है तो वो हमारी संपत्ति है, ठीक है, यानी कि एक तरह से एक नई एसेट्स आ गई हमारे पास, तो एसेट्स इंक्रीज हो गई। कोई ऐसा लायबिलिटीज है जो हम लिखना भूल गए थे या वो पेमेंट ही करना भूल गए थे, तो अब हमने जब रिवैल्यूएट किया अपनी फर्म को तब पता चला कि वहां पर भी उस व्यक्ति को भी हमें कुछ पैसे देने थे, तो ये बैठे बिठाए एक और नई दायित्व उत्पन्न हो गया, फर्म के लिए क्या हो गया, लॉस, तो इसलिए हम इसके डेबिट में लिखेंगे। यानी कि फर्म को जिस भी वजह से, जिस भी लेन देन से फर्म की वैल्यू बढ़ेगी, उसके एसेट्स बढ़ेंगे, उसके लाभ बढ़ेंगे क्रेडिट में, जिससे उसकी एसेट्स की वैल्यू कम होगी, उसके खर्चे बढ़ेंगे, वो उसके डेबिट में आ जाएगा। ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे लिखेंगे, ये थर्ड लेसन में मैं आपको पूरा ये टॉपिक करा के आई हूँ। तो आप एक बार थर्ड लेसन में जब मैंने ये टॉपिक कराया आप उसकी वीडियो उठा के यहाँ पर पहले वो सुन लेना, ठीक है। उसके बाद है हम सीधा इसके क्वेश्चंस करते हैं। जैसे हमारे पास है 46 क्वेश्चन, ये इसका बेसिक है, ठीक है। चलो जर्नल एंट्री मैंने अभी नहीं समझाई, लेकिन इस क्वेश्चन में वो सिर्फ जर्नल एंट्री पूछ रहा है तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो 46 एग्जाम्पल में उसने रीवैल्यूएशन की कुछ जर्नल एंट्रीज पूछी है, तो आपका पूरा टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी कह रही है कि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, ठीक है।
स्टॉक इज अंडर वैल्यू बाय 10%। स्टॉक की जो है वैल्यू हमने दिखा रखी है, ब्रैकेट में इसने दिखा रखा है बुक वैल्यू 54,000। ये क्या कह रहा है कि स्टॉक की जो वैल्यू है, ठीक है, अभी तक हम जो इसकी वैल्यू दिखाते आ रहे हो फर्म में, वो हमने 10% से कम दिखा रखी है। यानी कि हमारा स्टॉक तो ज्यादा का है। अगर हम उसको मार्केट में देखें, मार्केट के हिसाब से तो उसकी वैल्यू ज्यादा है, जबकि हम उसको कम दिखा रहे हैं। कितना कम दिखा रहे हैं? 10% से। तो हमारा हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर उन्होंने बुक वैल्यू दे रखी है स्टॉक की, बुक वैल्यू दे रखी है स्टॉक की, कितनी दे रखी है? 54,000 स्टॉक की हमें वैल्यू दे रखी है बुक वैल्यू, और ये वैल्यू जो है 10% कम है, ठीक है। यानी कि एक चीज परसेंट यानी कि पूरा 100% होता है, ठीक है, लेकिन यह जो है वैल्यू ये 10% कम है। यानी कि ये वैल्यू कितनी है? सिर्फ 90% के हिसाब से हमारी ठीक है, ठीक है। यानी कि अगर 90% लें तो ये वैल्यू ठीक है, लेकिन 10% से ये कम है। तो इनके हमारे ये जो 54,000 है, ये वैल्यू किसकी है? स्टॉक की 90% वैल्यू ही दिखा रही है ये, ठीक है। तो 1% के लिए क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 90, में 100, ठीक है। 1% यानी कि उसकी टोटल फुल वैल्यू कितनी है, तो हमारे पास यहाँ से उसका निकल के आ जाएगा टोटल उसकी एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो उसकी टोटल एक्चुअल वैल्यू उसकी 60,000 आनी चाहिए थी, जबकि हमने उसको 10% कम करके 54,000 पे दिखा रखा है, और उसकी वैल्यू है कितनी? 60,000। तो डिफरेंस कितना आ गया? 6,000 का। यानी कि 6,000 से हमने अपने स्टॉक को कम दिखा रखा था, ठीक है। हमने अपने स्टॉक को 6,000 से कम दिखा रखा था। स्टॉक हमारी क्या होती है? एसेट्स। हमने अपनी एसेट 6,000 से कम दिखा रखी थी, और एक्चुअल में वो 6,000 से अब बढ़ गई, तो हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई। कितने से? 6,000 से। तो जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तब हम क्या करते हैं? हमारा रीवैल्यूएशन की हम क्रेडिट में डालते हैं, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये किससे बढ़ी है? स्टॉक से, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन के हम क्रेडिट में डाल देंगे 6,000, और स्टॉक को डेबिट कर देंगे 6,000। आप लिख सकते हो ब्रैकेट में नरेशन में, ठीक है। स्टॉक वैल्यू इंक्रीज बाय 10%, ठीक है, या फिर अंडर वैल्यू 10% से उसको कम दिखा रखा है। सेकंड हमारा पॉइंट है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, ठीक है। स्टॉक को हमने 10% ज्यादा दिखा रखा है, यानी कि हमने अपना स्टॉक दिखा रखा 110 के हिसाब से, ठीक है। टोटल होता है 100, लेकिन उस 100 का 10% ज्यादा, 110% के हिसाब से हमने अपनी स्टॉक की वैल्यू दिखा रखी है, जो कि कितनी है? 66,000। फुल वैल्यू अगर हम इसकी देखेंगे तो 66,000 डिवाइड बाय 110, ठीक है। एक्चुअल में उसकी वैल्यू आनी चाहिए थी 60,000, और हमने दिखा रखी है 66,000। डिफरेंस कितना है? 6,000 का। यानी कि 6,000 से हमने अपना स्टॉक ज्यादा दिखा रखा था, ठीक है, लेकिन ये 6,000 से ज्यादा नहीं दिखाना था, तो हमारी वैल्यू कम हो गई तो हमें लॉस हो गया, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट डेबिट 6,000। ये निकालने का बस सिंपल निकालने का, आप 2 बार निकालोगे आ जाएगा। 10% कम यानी कि जो वैल्यू है वो 90% की है, 10% ज्यादा यानी कि जो ये वैल्यू है 66,000 ये 110% की है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमें लॉस हो गया। थर्ड है हमारा वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 5 लाख, ठीक है। बुक वैल्यू उसकी थी 4 लाख, यानी कि एक लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग है हमारे पास, उसकी बुक वैल्यू 4 लाख थी, लेकिन वह अब बढ़कर कितनी हो गई है? उसकी वैल्यू बढ़कर 5 लाख हो गई है, यानी कि हमारे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है। तो हमें फायदा हुआ, हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है। तो वैल्यू बढ़ी एसेट्स की, तो रीवैल्यूएशन की किसमें चला जाएगा? क्रेडिट अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा
वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 5 लाख। उसने क्या कहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, वह 5 लाख से बढ़ गई है। यानी कि हमारी लैंड बिल्डिंग जो 4 लाख रुपए की थी, ये अलग अलग पॉइंट है, एक सम नहीं है ये अलग अलग पॉइंटों में क्वेश्चन है, वरना आप सोचेंगे कि यहाँ पर भी 4 लाख, यहाँ पर भी, ये अलग अलग पॉइंट आपको क्लियर कर रहा है, ठीक है, कोई क्वेश्चन इकट्ठा नहीं है। यहाँ पर जो पढ़ गया है उसको यहीं छोड़ दो, ठीक है, आगे वाले में फिर अलग से, जैसे स्ट्रोक यहाँ पर उसने अलग अलग हमें बता रहा है सिखाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रोक अगर कम होगा तो कैसे, बढ़ाकर दिखाए तो कैसे। अब हमारी लैंड बिल्डिंग जो 4 लाख की थी जिसका पुस्तक मूल्य, ठीक है, उन लैंड एंड बिल्डिंग में उसी तरह की लैंड एंड बिल्डिंग हमने और परचेज करी है, ठीक है, और उसके कितनी वैल्यू से हमने और इंक्रीज किया है 5 लाख से। यहाँ पर तो हमारे देखिए लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो 4 लाख थी उसी की वैल्यू बढ़कर 5 लाख हो गई। यहाँ पर हमने अपनी लैंड एंड बिल्डिंग अलग से 5 लाख की और इंक्रीज करी है, यानी जो 4 लाख वाले थी वो कैटेगरी वही है, उसी तरह की लैंड बिल्डिंग है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं बढ़ी, हमने उसी तरह की और बिल्डिंगें परचेज करी है, ठीक है। तो हमारी लैंड बिल्डिंग और कितनी बढ़ गई 5 लाख से, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट 5 लाख, तो रीवैल्यूएशन काउंट 5 लाख, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए आपको मिलेगा लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज्ड, ठीक है, और ये बाय इंक्रीज, तो ये टू और बाय का डिफरेंस है। टू यानी कि जितनी थी उसी में बढ़ोतरी हुई है, बाय में यानी कि इतनी से हमने और कमाई है, इतनी हमने और परचेज करी है, ठीक है, तो यानी कि 5 लाख के हमने और परचेज करी है, और यानी कि टू यानी कि जो पहले 4 की थी अब उसी की वैल्यू 5 हो गई, समझ गए, बस ये डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट है हमारा ए डेटर्स whose due to 40,000 was write off as bad debtors last year paid rupees 30,000 in full settlement। कह रहा है कि एक बैड डेटर्स था, ठीक है, एक जो है डूबत रेंट के टाइप का था, उसने हमें कितने रुपए देने थे 40,000, जिसको हमने राइट ऑफ कर दिया, यानी ये समझ लिया था कि यहाँ से कोई पैसा हमें नहीं मिलेगा, लेकिन उस डूबे हुए पैसे से हमें कितने मिल गए 30,000 रुपए मिल गए, और उसकी फुल सेटलमेंट हो गई, यानी कि 40,000 जहाँ से आने थे उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको 30,000 दे दूंगा, लेकिन 10,000 नहीं दे पाऊंगा, मेरे को 10,000 का डिस्काउंट दे दीजिए, तो 30,000 रुपए देकर फुल सेटलमेंट हो गई 40 की 40। तो यहाँ पर हम क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहले तो देखिए हमें पैसे मिले हैं, तो सबसे पहले वो पैसे तो लेकर आए, तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो किसके मिले हैं बैड डेट्स रिकवर हुए हैं, यानी कि वो बैड डेट्स जो हमने राइट ऑफ कर लिए थे वो वापस से रिकवर होकर आ गए हमारे पास, ठीक है, वापस से ये पैसे हमें मिल गए। तो अब देखिए एक ऐसी एसेट्स मिल गई जो हम तो भूले बैठे थे, हमने तो सोच लिया था कि यहाँ से कुछ मिलना ही नहीं है, और अचानक से ये पैसे और मिल गए, यानी कि हमारे एसेट्स बढ़ गई, ठीक है, तो एसेट्स बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन के कहाँ पर जाएगी, क्रेडिट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, कितने से 30,000 से, तो डेबिट क्या चला जाएगा बैड डेट्स, ठीक है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैड डेट्स रिकवर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 30,000 से, और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में पहुंच जाएंगे, ठीक है, सिंपल ये पॉइंट था कि वो पैसा जो हमने सोच लिया था आएगा ही नहीं और अचानक से वो पैसा आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज राइट ऑफ एज बैड डेट्स हैज प्रोमिस्ड टू पे 15,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 25। एक ऐसा देनदार था, ठीक है, जो कि हमने बैड डेट्स मान के राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन अब वो देनदार क्या कह रहा है कि मेरे को जो 25,000 देने थे मैं उसके बदले में आपको सिर्फ 15,000 ही दे पाऊंगा, और इतने पे मेरी फुल सेटलमेंट कर लेना, ठीक है, यानी कि जहाँ से 25,000 की हमें कोई उम्मीद ही नहीं थी वहां से कम हमें 15 तो मिल रहे हैं, तो हमें यहाँ पर भी फायदा हो गया, ठीक है, तो इसकी क्या एंट्री हो जाएगी, यहाँ पर देखिए अभी उसने प्रोमिस किया है, ये 15,000 हमारे पास आए नहीं है,
प्रोमिस किया है किसने, देनदार ने, ठीक है, इनकी सैलरी डेटर्स। तो ये पैसे यहाँ पर तो पैसे आए थे बैंक में, तो बैंक डेबिट कर दिया। यहाँ पर ये पैसे आएंगे लेकिन अभी एज ए देनदार ही है वो, अभी उसने हमें पे किया नहीं, अभी सिर्फ पे करने का प्रोमिस किया है। तो यहाँ पर डेटर्स डेबिट करेंगे ना कि बैंक, और इसको हम डाल देंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंटिंग। रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में ये 30,000 चले जाएंगे क्योंकि ये हमें एक नई एसेट्स हमें हमारे पास निकल कर आई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है A liabilities for claim included in creditors for 20,000 is settled at 16,000। एक लाइबिलिटी थी, एक दायित्व था हमारे सिर पर 20,000 का, ठीक है, वो 20,000 के दायित्व हमने 16,000 में पे कर दिया। इनकी हमने उस 20,000 वाले व्यक्ति को 16,000 में मना दिया कि भाई 4,000 का हमें डिस्काउंट देते, तो यहाँ से 4,000 का हमें क्या हो गया, फायदा, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने पेमेंट करी है किसको, क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट करनी थी, 20,000 की, ठीक है। हमारा जो क्रेडिटर्स था उसको डेबिट कर दिया 20,000 से, क्योंकि हमें उसको 20,000 देनी थी। लेकिन टू बैंक, हमने बैंक के थ्रू पेमेंट करी कितनी है, 16,000 की, यानी कि हमारे पास से पैसा गया कितना है, 16,000। लेकिन हिसाब किताब तो 20 का 20 करना है, 16 तो गया, यानी कि क्रेडिट में अभी 4,000 और लिखने हैं। तो ये 4,000 किस में चले जाएंगे, रिवैल्यूएशन में, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि हमें ये लाभ हो गया 4,000 से, तो इस लाभ को रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में डाल देंगे, ठीक है। ये आपका था जब एसेट्स बढ़ती घटती है तब हमारा रिवैल्यूएशन में हम किस तरह किसको डेबिट में डालेंगे, किसको क्रेडिट में डालेंगे। इसके बाद इसी का एक और नेक्स्ट पॉइंट है एसेट्स का लीगल, ठीक है, वो थोड़ा आपको उसमें एक वर्किंग नोट भी है, इसलिए मैं पहले इसको साफ कर देती हूँ। ये तो सिंपल जर्नल एंट्रीज थी, अगर आपने थर्ड लेक्चर में रिवैल्यूएशन का पॉइंट अच्छे से क्लियर करके वहाँ पे अच्छे से सुना है तो ये क्वेश्चन आपको इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें एक और एंट्री है कि ए कंप्यूटर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2016 को क्या किया था, कंप्यूटर परचेज किया था, कितने का, 40,000 का। लेकिन इस कंप्यूटर को हमने डेबिट में लिख दिया था किसके, ऑफिस एक्सपेंसेस के, ऑफिस एक्सपेंसेस के डेबिट में लिख दिया था। लेकिन हमें पता है कंप्यूटर एसेट्स, हमारे कंप्यूटर क्या होता है, हमारी एक एसेट्स होती है, ठीक है। लेकिन इसको हमने गलती से ऑफिस एक्सपेंसेस मान लिया। तो जब हमने अपने फर्म की पूरी एसेट्स लायबिलिटीज को दोबारा से चेक किया तब हमें ये कमी हमें पता चली, तो हमें अपनी एक एसेट्स मिल गई जो कि अभी तक हम उसको खर्चा मानते थे। तो यहाँ से हमारे एक एसेट्स पता चल गई 40,000। लेकिन ये तो एसेट्स की वैल्यू 40,000 थी अक्टूबर 2016 में, और हम जो अपनी अभी जो पार्टनरशिप जो बना रही है, ठीक है, जो रिवैल्यूएट कर रही है वो कौन से साल में कर रहे हैं, 31 मार्च 2018 को, ठीक है, 31 मार्च 2018 को। तो हमें तो कंप्यूटर की वैल्यू अब वाली चाहिए, 18 वाली, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कि 16 में खरीदा था 40 का, तो 16 वाली वैल्यू तो हम नहीं दिखा सकते, क्या पता इसका कुछ हिस्सा बेच दिया हो, खराब हो गया हो, नया निकल गया हो, तो अब हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं कि अगर कुछ बेच दिया होगा तो घटा देंगे, कुछ नया कंप्यूटर खरीदा है तो ऐड कर देंगे। इसमें हुआ क्या है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगना था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से 10% का, यानी कि डेप्रिसिएशन लगना है 10% से, रिटर्न डाउन मेथड से 10%, यानी कि हर साल इसकी 10% से वैल्यू कम होती जाएगी। तो हमारा कंप्यूटर था 40,000 का, पहले साल इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा 10%, लेकिन कितने महीने का, अक्टूबर में खरीदा था, ठीक है, मार्च में इसका एंड होता है 1 साल का। तो देखिए हमारा 31 मार्च 2017 में इसकी वैल्यू कितनी होगी, 31 मार्च 2017 में इसकी वैल्यू कितनी होगी कि हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे कितने महीने का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन हम लगा देंगे।
2000, तो 2000 हमने इसका डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो 31 मार्च 2017 को इसकी वैल्यू हो गई 38,000। लेकिन हमें तो 31 मार्च 2018 चाहिए कि पिच का एक साल और इसकी डेप्रिसिएशन लेस होगा, तो लेस हो जाएगा डेप्रिसिएशन। तो रिटर्न डाउन वैल्यू है, यानी कि अब डेप्रिसिएशन लगेगा 38,000 पे, 38,000 का कितना 10%, तो कितना 3800, ठीक है। 38,000 में से 3800 चले जाएंगे तो बच जाएगा 34,200। तो ये वो वैल्यू है जो 31 मार्च 2018 की, यानी कि अब हमें पता चल गया कि इतने एसेट्स हमारे पास एक कंप्यूटर के रूप में इतने एसेट्स हमारे पास और है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या हमारे आगे, ठीक है, उसके लिए अब हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है, अकाउंट डेबिट और को इसको किस में डाल देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि जो हम खर्चा मान रहे थे वो खर्चा नहीं है, वो ऑफिस का ही एक इक्विपमेंट है, ठीक है, ऑफिस का इक्विपमेंट है, यानी कि ऑफिस इक्विपमेंट हमारे क्या होते हैं एसेट्स, ठीक है। तो एसेट्स के डेबिट में डाल दिया और ये हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है, तो इससे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में चला जाएगा, तो कितने आ जाएगी 24,200 और 24,200, ये हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी। तो ये था हमारा रिवैल्यूएशन का अकाउंट कि हम इसको किस तरह से करेंगे।